हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन 1 लेक्चर 16 लेक्चर 15 में आपने देखा था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की टॉपिक हमने शुरू की थी, जिसमें पहला पॉइंट था द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जिसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P या 2p/r³ in the direction of unit vector P। हम दूसरा वाला पढ़ेंगे आज, ये सेकंड, विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर। तो आज की हमारी हेडिंग है विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो पहली टॉपिक आप देख चुके हैं, तो दूसरा आज हम देखते हैं। तो हेडिंग दूसरा वाला हेडिंग डाल दें और इसे मिटा दिया जाए। कुछ लिखने से पहले हम समझ लेना चाहेंगे कंसेप्ट, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरा बोर्ड हमने साफ कर दिया। देखिए जरा, यहां फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये द्विध्रुव है, ठीक है, ये हमारा द्विध्रुव है। ये बिंदु आवेश है एक बिंदु के समान, लेकिन अब पढ़ने के लिए हम दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नहीं तो बनाने का सही तरीका है कि हम क्या बना दें, एक बिंदी बना दें बस। लेकिन चलिए, हमने बना दिया। दो आवेश होंगे, एक +q और दूसरा -q। द्विध्रुव में दोनों आवेश का परिमाण समान होता है, दोनों q होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 2a होती है, और उनके उसका जो 2a के बीचों बीच की दूरी, मतलब ये a और ये भी a, तो ये जो बीच का बिंदु होता है उसे हम द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। अब यहाँ बात है सबसे पहले ये जानने के लिए कि विषुवतीय तल क्या होता है, ठीक है। पहले तो विषुवतीय तल को हम जान लें। विषुवतीय तल समझने के लिए एक चीज आपको बताई जाए। मान लीजिए ये एक द्विध्रुव है, ठीक है, ये एक द्विध्रुव है और ये जो चौक से इस पे निशान किया जा रहा है, ये उसका मध्य बिंदु है। तो एक तल जो यहाँ से गुजरेगा, मतलब यहाँ से चारों तरफ, समझ रहे हैं, ऐसे इस बिंदु से के चारों तरफ स्थित तल, ऐसा कुछ, ठीक है, गोल चौकोर कैसे भी हो सकता है। तो ये इसके केंद्र से चारों तरफ ये वाला तल, तो इस तल में कोई बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो इसके केंद्र से होकर गुजरने वाला तल जो इसके अक्ष के लंबवत हो। अब ये द्विध्रुव है, यदि ये पेन, तो ये द्विध्रुव का अक्ष है, तो ये जो तल है इस अक्ष के साथ कितना एंगल बना है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इस तल को हम क्या कहते हैं, विषुवतीय तल। अब हम अपने फिगर में ऐसे 3 डायमेंशन तो बना नहीं सकते, लेकिन एक सिंगल डायमेंशन बना सकते हैं। ये हमारा वो तल है, ये हमारा तल है, विषुवतीय तल, ठीक है। ये कोई एक लाइन नहीं है, कोई एक रेखा नहीं है, ये पूरा क्या है, तल है, प्लेन है। अब हम 3 डायमेंशनल नहीं बना सकते। तो हमें जैसी आवश्यकता है फिगर, इस लाइन के दोनों तरफ हमें इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है।
और ये तल यदि विषुवतीय तल है तो इस तल में मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये हमारा अक्ष या केंद्र O है। यदि ये विषुवतीय तल है तो ये कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो बिंदु है उस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र हमें मिल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए जो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान E है, ठीक। तो E दो आवेशों के कारण होगा, एक प्लस Q और एक माइनस Q। E प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसे हम मान लेते हैं क्या, E प्लस Q, और E माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसे E माइनस Q, और इसे कर लेते हैं समीकरण 1। यही E हमारा इस बिंदु P पे, कैपिटल P से लिख देता हूं, इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र का मान है। अब हमें करना क्या है, E प्लस Q और E माइनस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन 1 में यूज करनी है। तो उससे पहले हमें E प्लस Q और E माइनस Q फाइंड करना पड़ेगा। E प्लस Q के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो लंबवत अंदर की ओर किसी बिंदु से। तो यहाँ से इस बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, किस दिशा में होगा, ठीक। और तो ये तो बाहर की ओर होगा, लेकिन यहाँ से जो इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र होगा वो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे किधर होगा, इस पे अंदर की ओर होगा। तो ये हमारा है E प्लस Q और ये हमारा है E माइनस Q, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये दूरी कितनी है, A है, और मान लीजिए इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं A और B। और मान लीजिए इस केंद्र से इस यहाँ तक की जो दूरी है, विषुवतीय तल पे इस बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r मान लिया जाए, ठीक है। क्या मान लिया जाए, स्मॉल r। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, हमारा जो ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, जिसमें एंगल P कितना बताना पड़ता है, कौन 90 डिग्री है। एंगल O कितना है, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वही क्या होती है, कर्ण होती है। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं फिलहाल। तो जहां पे थीटा बना है वो आधार हो गया। यदि यहाँ पे एक हम अभी रहने दीजिए, ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये एंगल O 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस, यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है AP स्क्वायर, लंब कितना है OP स्क्वायर और आधार कितना है AO स्क्वायर या OA स्क्वायर। तो AP की वैल्यू हमें चाहिए, AP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या है R है, देख सकते हैं आप फिगर से OP स्क्वायर क्या है R है और AO स्क्वायर क्या है A है। तो यहाँ से यदि हम स्क्वायर हटा दें तो AP की वैल्यू क्या मिल जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी। अब हम क्या करें यदि जैसे ही ये होगी सिमिलरली इसी प्रकार जो यहाँ पे है वही कंडीशन यहाँ पे है, तो यही वैल्यू किसकी होगी BP की भी होगी। ठीक है, बार बार करने से अच्छा है क्योंकि देखने में लग रहा है कि वो समान होगा तो होगा ही। तो अब हम क्या करें, अब हम फाइंड कर लें E प्लस Q। ना E प्लस Q, तो E के लिए आप फॉर्मूला जानते हो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q, तो प्लस Q बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही हमारी दूरी है, तो इसे आप OP स्क्वायर लिखो, सॉरी AP स्क्वायर लिखो या AP स्क्वायर से बढ़िया इसका मान लिख दो। अंडर रूट में क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वैल्यू है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ इस ब्रैकेट पे क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो चलिए मैं डायरेक्ट पहले दूरी लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आगे से बिंदु तक की दूरी क्या है AP और एक दूरी का वर्ग। अब आप E प्लस Q क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP की वैल्यू ये रही अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ एक स्क्वायर पहले से है। तो देखिए जरा E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2 पावर में और इंटू 2, तो स्क्वायर के अंडर रूट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसे कर लेते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार जब आप हल करेंगे तो इसी प्रकार E माइनस Q मिलेगा आपको। E माइनस Q क्या मिलेगा, यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखिए जब आप इसके लिए क्या लिखेंगे -Q अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ R की जगह क्या है BP स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्योंकि अंडर जब मॉड में है तो अंदर माइनस है, बाहर आएगा क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, और ये बीपी का मान भी कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में है, इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ था, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें, समीकरण 2 और 3 का मान रख दें किस में, समीकरण 1 में। लेकिन क्योंकि देखिए समीकरण 2 में जो हमारा ई है उस पे हमने वेक्टर नहीं बनाया है, जबकि यहाँ पे बना हुआ है, हमने नहीं बनाया लेकिन वहाँ पे बना हुआ है। तो मान रखने से पहले हमारा एक काम है कि इन दोनों को जो वेक्टर फॉर्म में नहीं है हम कन्वर्ट कर दें किस में, किसी वेक्टर फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमें बोर्ड्स इरेज करना पड़ेगा, तो इससे पहले जहाँ पे आप हेडिंग डाले थे, हेडिंग के नीचे सबसे पहला आप लिखें, पहले हम विषुवतीय तल के बारे में परिभाषा दे देते हैं। तो आप लिखें कि द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु से होकर लंबवत गुजरने वाले तल को या लंबवत जाने वाले तल को विषुवतीय तल कहते हैं। पूर्ण विराम। इस बिंदु पर स्थित माफ करिए, इस तल में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान E धनावेश प्लस Q तथा ऋणावेश माइनस Q के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत क्षेत्रों E प्लस Q वेक्टर तथा E माइनस Q वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगा। पूर्ण विराम। ये चित्र बना लें। चित्र बनाने के बाद ये लिख लीजिए, ठीक है। ये लिखने के बाद चित्र के नीचे ये लाइन भी लिख लीजिएगा, समीकरण 1, और फिर ये लिख लीजिएगा। इसके बाद ये पूरा आप यहाँ तक लिख ले जाएं। यदि तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे पॉज कर दें। मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये रहा हमारा समीकरण 2 और ये रहा हमारा समीकरण 3। ये है हमारा समीकरण 3, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 3। ठीक है। अब हमको इन दोनों को सदिश रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा माफ करिए ये 2 है, 2 तथा 3 का सदिश रूप सदिश रूप में जाने के लिए एक काम करते हैं, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को, क्योंकि दोनों दो अलग अलग रेखाएं हैं, तो दोनों को जब तक दोनों रेखाएं एक अक्ष पे नहीं होंगी, दोनों को जोड़ना या घटाना मुश्किल काम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम E प्लस क्यू को उसके घटकों में तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये वाला घटक 36 घटक हो जाएगा E प्लस क्यू का, E प्लस क्यू कॉस थीटा। यदि ये थीटा है तो ये इसके समांतर रेखा, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो 36 घटक E प्लस क्यू कॉस थीटा और ये लंबवत घटक E माइनस क्यू E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार इसके घटकों को भी हम तोड़ दें, तो जो नीचे घटक आएगा वो होगा E माइनस क्यू
साइन थीटा क्योंकि लंबवत होगा, और क्षैतिज घटक होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मान बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम कॉस, दोनों में कॉस थीटा लगा दें फिर भी दोनों के मान बराबर रहेंगे, दोनों में साइन थीटा लगा दें फिर भी दोनों के मान बराबर रहेंगे। तो इस प्रकार ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के बराबर है, जो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो जहाँ तक आप समीकरण 3 लिखे हैं उसके बाद लिखिए कि सदिश योग के लिए ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू को उनके घटकों में विभाजित करने पर क्षैतिज दिशा में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दोनों के कॉस थीटा के योग के, कॉस थीटा के गुणनफल के योग के बराबर होगा, पूर्णविराम, तथा लंबवत घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर दिए। तो कुल कितना बचा? ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो कुल के लिए दोनों को जोड़ दें। तो इस प्रकार नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई बराबर ई प्लस क्यू का कौन सा हिस्सा बचा? ई प्लस क्यू का जो हिस्सा बचा वो ई प्लस क्यू कॉस थीटा बचा। और तो ऐसे लिखना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखें ई प्लस क्यू का जो बचा हिस्सा है वो क्या है? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें क्या लिख दें? कॉस थीटा, या आप छोटे में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहीं से लिखें समीकरण 1 से। समीकरण ऐसे लिखिए आप, समीकरण 1 से ई बराबर ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू का मान ये पूरा है। देखें दोनों में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों में क्यू कॉमन है, तो क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए। तो यहाँ बचा 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज और देखने वाली बात है, देखने वाली बात यह है कि द्विध्रुव की दिशा, जिसे हम स्मॉल p से लिखते हैं, उसकी दिशा किधर होती है? माइनस से लेके माइनस से प्लस की ओर। हम इसी की दिशा में e का मान लिखेंगे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं p के लिए, तो एक तो हमारी दिशा p के दिशा में मानी जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कंसेप्ट के कारण देखें तो, और जो दूसरी दिशा है वो विपरीत में मानी जाएगी। इसलिए आप देखें हमारे लिए जो ई की दिशा आ रही है वो किधर है? इधर है, और p की दिशा किधर है? उसके ठीक विपरीत है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर दें? माइनस साइन लगा दें। ये माइनस साइन किसके लिए है? केवल दिशा के लिए। और प्लस 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किस दिशा में? p की दिशा में। अब जो जगह बचा है उसे आप मिटा सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका मान ज्ञात कर लें, काफ़ी आसान है। तो E इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये 2 बार है तो वही 2 बार हो जाएगा, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाई r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मान मिल गया माइनस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखना चाहते हैं तो, और यहाँ 2q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मान मिल गया आपको। हाँ, हमने दोनों के, देखिए एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, हम दोनों का cos थीटा लिए हैं, तो यहाँ पे हम cos थीटा छोड़ दिए, cos थीटा, यहाँ भी आएगा cos थीटा और यहाँ पे भी आएगा cos थीटा। मैं भूल रहा था किस दिशा में, P की दिशा में। अब यदि हम इस त्रिभुज में देखें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, a है, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम चाहें तो cos थीटा का मान भी रख सकते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 2q बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले से है, और cos थीटा के लिए हमने गुणा कर दिया a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। तो यहाँ हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं, 2qa बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक कंडीशन है। और यदि आप फिर से एक कंडीशन ले लें जो हम जेन्युइन तरीके से लेते हैं हर बार, कि यदि r इज लेस ग्रेटर देन a हो, तो ये जो जुड़ने वाला a है हम उसको छोड़ देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa और नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को में से ए स्क्वायर को छोड़ दिए, तो केवल क्या बचा, आर स्क्वायर, 2 × 2 4, तो r⁴ 4। ठीक है, हाँ एक चीज़ और थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये जो हमारी साइड थी डी की, देखिए हमने लिखना भूल गए थे क्योंकि मिटा दिए थे, वो क्या थी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये करणी में था, किसमें था, करणी में था, मतलब इसका मान कितना, 1/2। तो ये जो हम पूरा लिखे हैं, एक ना हो के कितना होगा, 1/2। तो 1 - 1/2 कितना होगा, 3/2। तो r पे पावर कितना है, 2, और घात पे घात 3/2। तो किस दिशा में, P की दिशा में। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa को आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। P के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसका मान होता है 2qa, और 2 से 2 कैंसिल, r³ इन द डायरेक्शन ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा विद्युत क्षेत्र का मान निकल गया। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आप इन फॉर्मूलों को जब तक एक बार खुद से डिराइव नहीं करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं भी करता हूँ तो देखते हैं कि बिल्कुल छूट जाता है, वो अलग बात होती है। लेकिन आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन जब आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस किए होते हो तो आपको आंसर के बारे में भी एक अंदाज़ा होता है। जैसे मैंने अभी देखा कि आप मेरे से R4 आ गया, मैं जानता हूँ कि R³ ही आएगा। तो जैसे ही R4 दिखा, मैंने गलती ढूंढनी शुरू कर दी कि गलती कहाँ होगा। तो ऐसे ही यदि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आपको आंसर अपना क्या प्रूफ करना है ये नहीं पता है, तो कुछ भी आप प्रूफ करके छोड़ सकते हो, अपने मिस्टेक्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो फॉर्मूले, जो डेरिवेशंस बताए जाते हैं, जो 1.5-2 पेज के डेरिवेशन होते हैं, यदि टफ नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर आप 2 महीने बाद सोचें कि हम इसे फिर से एग्ज़ाम टाइम में हम प्रूफ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पढ़ लेने से नहीं होता। मैथ या फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट जब तक आप अपनी पेन से नहीं लिखते हैं बिना देखे, वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता।
तो ज़रूर प्रूफ करें। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे और आपको भी सलाह दी जा रही है कि जो गवर्नमेंट का नया सिलेबस है उसे देख लें, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।